नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्ट लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आपके समक्ष दोस्तों हाजिर हूं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। हिंदी का प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जो आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं, ऑल टीचिंग एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्योंकि हिंदी जो है दोस्तों, हर एक टीचिंग एग्जाम में हिंदी से प्रश्न पूछा जाता है। और अभी आपका जो बीपीएससी परीक्षा होने वाली है उसके लिए भी इस आज की जो क्लास दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं। गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वे सुधर जाती हैं। बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उसके भाषा विकास में महान बाधा होता है। बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं। तो हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि दोस्तों कि जो गलतियां होती हैं या त्रुटियां होती हैं वो बच्चे के सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होती हैं। बच्चे के भाषा प्रयोग में होने वाली जो त्रुटियां होती हैं वो शिक्षक को एक प्रकार से उपचारित शिक्षण में मदद करती हैं। जब शिक्षक को पता चल जाता है कि बच्चा जो है इस क्षेत्र में कमज़ोर है, तो शिक्षक जब बच्चे को पता चल जाता है शिक्षक को कि बच्चा इस क्षेत्र में कमज़ोर है, तो उसके इस क्षेत्र में मदद करता है और बच्चे का जो भाषा विकास होता है बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि त्रुटियों का अर्थ ये बिल्कुल नहीं, तो जब बच्चा गलती कर रहा है इसका अर्थ है ये बिल्कुल नहीं होता है कि बच्चे को भाषा का अज्ञानता है या बच्चा भाषा से अज्ञान है, ठीक है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि गलतियां भी उसके ज्ञान अर्जित करने के क्रम में आने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मानी जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होती हैं। इस चीज़ को शिक्षक को स्वीकार करना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूरा करा दे, पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दे, पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करे, पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार माने। तो दोस्तों आपको बता दें कि भाषा शिक्षण की कक्षा में निम्नलिखित बिंदुओं का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं भाषा की कक्षा में? भाषा की जो कक्षा होती है या क्लास होता है भाषा का, उसमें बच्चे को पूरी आज़ादी होनी चाहिए या पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि बच्चा जो है अपनी बात को कह सके या उसको पूरा मौका मिलना चाहिए, ठीक है। और उस चीज़ को अध्यापकों द्वारा ध्यान से सुना जाना चाहिए कि बच्चा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और भाषा के उपयोगों को व्यवहारिक उपयोग किया जाता हो, इसमें पाठ्य पुस्तक की सीमा की कोई बाध्यता न हो कि बच्चा जो है सिर्फ बने बनाए जो जवाब हैं या पुस्तक के जो रटे रटाए शब्द हैं उसी का प्रयोग करके जवाब दे। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जान लीजिए कि भाषा की कक्षा को सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य सहायक सामग्रियों का भी उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड दे रखा है कि पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व देना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया भाववाचक प्रयोग है? इसमें से किस वाक्य में जो क्रिया यूज हुई है वो क्या है? भाववाचक है। ऑप्शन एक है, यह काम तुमसे ही संभव है। लड़कियों ने माँ को देखा, उसके फल नहीं खाए जाते, और उसके या उससे दोस्तों फल नहीं खाया जाता, घोड़ा हिनहिनाता है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा भाववाचक का प्रयोग हुआ है। तो जान लीजिए कि उससे फल नहीं खाया जाता, उसके फल नहीं खाया जाता या उससे फल नहीं खाया जाता, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक क्या होता है? क्रिया के जिस रूप में दोस्तों जिस वाक्य में न तो कर्ता की प्रधानता हो न तो कर्म की प्रधानता, और जहाँ पे दोस्तों भाव की प्रधानता हो वही क्या होता है? भाववाच्य होता है। और आप जान लीजिए कि क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहा जाता है। वाच्य क्या होता है? क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहा जाता है जिसके द्वारा इस बात का बोध हो कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता हो।
और वाच्य जो होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न संख्या अगला देखिएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि आपका जीवन मंगलमय हो, यह वाक्य किस प्रकार का है? इच्छावाचक, संदेहवाचक, विधानवाचक वाक्य या संकेतवाचक वाक्य? तो आपका जीवन जो है वो मंगलमय हो, तो इस किस प्रकार का वाक्य है? ये इच्छावाचक वाक्य है दोस्तों। कैसा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है कि आपका जीवन जो है वो मंगलमय हो। और यहाँ पे जो एक विधानवाचक वाक्य दिया गया है, विधानवाचक वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिनमें किसी बात या काम के होने का बोध हो, वो क्या होता है? विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे सचिन ने जैसे राम एक अच्छा लड़का है या सचिन तेंदुलकर एक अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, सचिन तेंदुलकर एक अच्छा खिलाड़ी है या राम एक अच्छा अध्यापक है, तो वहाँ पे क्या होगा? विधानवाचक वाक्य होगा। चलिए दोस्तों आगे क्या है, जैसे आपको यहाँ पे एक प्रश्नवाचक, अगर यहाँ पे लिख दिया जाता कि प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक वाक्य में ये चीज़ होती है कि जिस वाक्य में कोई बात पूछी जा रही हो, जैसे कहा जाए यहाँ पे कि आपका नाम क्या है, अगर कहीं पे प्रश्न यहाँ पे लिख दिया जाता कि आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाता? प्रश्नवाचक वाक्य होता। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, इसको देखिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं, बशर्ते वाक्य कैसा होना चाहिए? बच्चे जो होते हैं वे कहानी सुनने से घबराते नहीं, कहानी में जो लंबा लंबा वाक्य आता है उससे बच्चा बिल्कुल नहीं घबराता है, बशर्ते उसमें कुछ शर्त होनी चाहिए कि सार्थक तथा मज़ेदार हो। वाक्य जो हो कैसा हो? सार्थक तथा मज़ेदार हो, जोर से बोले गए हों, पहले से सुने हुए हों या सीधे व सरल हो। तो दोस्तों आपको बता दें कि कहानी, जो बच्चा कहानी सुनता है तो कहानी की उपयोगिता, कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या होती है? तो कहानी शिक्षण से सामान्य ज्ञान में क्या होती है? वृद्धि होती है। कहानी सुनने से सामान्य ज्ञान में वृद्धि होती है। उसके अलावा आप जान लीजिए कि कहानी सुनने से और सामान्य ज्ञान में वृद्धि तो होती है, छोटी छोटी कहानियों से बालक जो होता है संसार के अनेक जीव जंतुओं से जुड़ जाता है, और कहने का मतलब जीव जंतुओं के नाम, उनके गुण अवगुण आज से परिचित होता है। जैसे कुत्ता स्वामी भक्त है तो लोमड़ी चालाक है, वह हिरण तेज दौड़ता है। इस ज्ञान से, ठीक है, इस तरीके से बच्चा जो है वो जीव जंतुओं से जुड़ता है, और इससे क्या होता है दोस्तों? स्मरण शक्ति का विकास भी होता है। इससे स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। ठीक है, बालक जो है जटिल से जटिल, लंबे से लंबे सार्थक वाक्यों को बिना घबराए मजे से सुगमता के साथ ग्रहण कर लेता है। बस दोस्तों शर्त ये होनी चाहिए कि जो शब्द या वाक्य लिखा गया वो कैसा हो? मज़ेदार होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? सार्थक और मज़ेदार होगा, तो बच्चा उससे कभी भी नहीं घबराएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, कह रहा है कि किस विकल्प में संकेतार्थक वाक्य है? कौन विकल्प में संकेतार्थक वाक्य का प्रयोग हुआ है? प्रीतम मेरा मित्र है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, हो सकता है कल मौसम ठीक हो जाए, राजेश अपना कमरा साफ करो। तो यहाँ पे दोस्तों संकेतार्थक वाक्य है, संकेत किया जा रहा है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे प्रश्न है कि चूहा बिल में खेल रहा है, कौन सा कारक है? यहाँ पे कारक पूछा है दोस्तों। कारकों की संख्या 8 होती है, जान लीजिए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण सभी का होते हैं, कारक होते हैं। और चूहा बिल में है, जब कोई चीज़ किसी के अंदर हो, जहाँ पे वाक्य में लिखा हो में या पर, तो वहाँ पे दोस्तों ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, वहाँ पे क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा।
यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और अच्छा प्रश्न है कि त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है? राजभाषा के रूप में, सहराजभाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, शास्त्रीय भाषा के रूप में। तो त्रिभाषा सूत्र में जो हिंदी है दोस्तों, उसका स्थान क्या है? तो आप जान लीजिए कि त्रिभाषा सूत्र के तहत भारतीय स्कूलों में 3 भाषाओं की शिक्षा दी जाने की सिफारिश की गई है। और उसको जान लीजिए कि किस टाइप से। पहली भाषा क्या होती है? पहली भाषा कैसी होनी चाहिए? मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। पहली भाषा जो है वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, क्षेत्रीय भाषा। दूसरा क्या है कि हिंदी भाषा भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा या अंग्रेजी, इसका यूज होना चाहिए, अंग्रेजी का यूज होना चाहिए। तीसरी भाषा, हिंदी भाषा तथा गैर हिंदी भाषा दोनों राज्यों में अंग्रेजी या आधुनिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान क्या है? एक राजभाषा के रूप में है। चलिए अगले प्रश्न पे, यहाँ पे प्रश्न दिखा है कि बिरहनी बाबरी सी भई ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई ले अचार मुख असुवन पूछत उघरे गात सही किस पंक्ति का है? तो यहाँ पे दोस्तों यह जो पंक्ति यहाँ पे लिखी गई है ये किसकी है? सहजोबाई का, मीराबाई, झीमा चारड़ी या दयाबाई? तो किसका है दोस्तों? मीराबाई का है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है आक्रोश, निष्पक्ष, विपक्ष या परोक्ष? तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम मतलब उल्टा शब्द क्या होता है? प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? परोक्ष होगा। और इसके अलावा आप जान लीजिए कि विपक्ष का विलोम क्या होता है? विपक्ष का विलोम पक्ष होगा। और निष्पक्ष का विलोम होता है पक्षपाती होता है, ठीक है। और आक्रोश का विलोम क्या होता है? आक्रोश का होता है आनंदित। चलिए अगले प्रश्न में दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है उसका प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस से, मिर्ज़ापुर से, इलाहाबाद या लखनऊ से? तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका जो है उसका संपादन कहाँ से होता है? मिर्ज़ापुर से होता है। और इसके जो किसका है दोस्तों? ये आनंद कादम्बिनी पत्रिका जो है किसकी है? वो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जो है दोस्तों, उनकी रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कि एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? सभी बच्चों को समान रूप से गृहकार्य देना चाहिए या सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? सभी बच्चों से समान अपेक्षा रखना चाहिए या विविध प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए? तो समावेशी कक्षा ऐसी कक्षा होती है जिसमें सभी बच्चों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत होता है। कहने का मतलब है कि चाहे बच्चा पढ़ने में अच्छा हो या कमज़ोर हो, सभी बच्चों का स्वागत किया जाता है और उनको सिखाने के लिए विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, उसको देखिएगा कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका क्या है? श्रुत लेख, लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना या प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए कहना? तो बच्चों के आकलन का सबसे अच्छा तरीका, मतलब बच्चों के आकलन का सबसे अच्छा तरीका हो मतलब क्या है कि बच्चा जो है भाषा को कितनी अच्छे तरीके से सीख चुका है या बच्चा जो है वो पाठ को कितने अच्छे तरीके से सीखा है। तो उसके लिए बच्चे से प्रश्न पूछना और उस पढ़ी गई सामग्री पर उसकी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, मतलब उससे पूछना कि क्या पढ़ा और उसको क्या समझ में आया। इस टाइप से करने से उसके आकलन का पता चल जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उपसर्ग जो है, उपसर्ग कहाँ लगाया जाता है? शब्द के अंत में,
शब्द के मध्य में, शब्द के पहले या कहीं नहीं। तो उपसर्ग जो होता है वो कहाँ पे लगता है? शब्द के पहले लगाया जाता है और शब्द का अर्थ बदल देता है। और शब्द के बाद में क्या यूज किया जाता है? प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, कह रहा है कि इसमें से कौन सी रचना, इसमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आशु, अनामिका, कामायनी या चंद्रगुप्त। तो इसमें से आपको बता दें कि जो अनामिका है वो जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, जबकि किसकी रचना है? ये निराला की रचना है। किसकी? निराला की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। निराला की कुछ रचनाएं दोस्तों आप जान लीजिए कि गीतिका है, अनामिका है, ठीक है। तुलसीदास जो किसकी रचना, दोस्तों कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि तुलसीदास जो है किसकी रचना है? तुलसीदास है, निराला की रचना है। कुकुर मुत्ता, बेला, ये सभी क्या है? निराला जी की रचना है। तो इस प्रश्न का जो राइट जवाब है क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है, क्योंकि आशु, कामायनी, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, झरना, आशु, ये सब क्या है? ये सभी जो हैं वो जयशंकर प्रसाद की रचना है, जबकि अनामिका जो है निराला जी की रचना है।